अच्छा, तो एक पॉइंट और बता दीजिए, तो फिर अगर ये क्रेडिट दे दिया तो ये टैली पे 288 पे पहुंच गए हैं, तो इसके लिए भी तो किसी की जिम्मेदारी तय करनी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस जीत के लिए पूरा एनडीए जो है, एनडीए को क्रेडिट मिलना चाहिए। एनडीए ने जिस तरीके से काम किया, 10 साल के बाद भी अगर फिर से हम लौट कर आ रहे हैं, तो जिस तरीके से चीज़ें रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व रहा हो, चाहे वो एनडीए में जो अलग अलग हमारे अलाइज हैं उनका नेतृत्व रहा हो, जो भी जीत कर आ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली है, तो मुझे लगता है उनको जीत का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तो जीत का क्रेडिट मिलना चाहिए। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एनके सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा। 99 सीटों पर पहुंची है अभी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 235 पर भी है। क्या वाकई आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी हार है बीजेपी की, या बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, हार जीत कंपैरेटिव होता है, ये टाइम स्पेसिफिक, सिचुएशन स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक होता है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये कहा, कोई भी बीजेपी प्रवक्ता बड़े दावे से कहेगा कि वो जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे साहब, अब इसके बाद भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन इशू सरकार का नहीं है, मोदी की मकबूलियत का है। जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी थी वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी ना। अगर यूपी जो आपका लेबोरेटरी था, अगर वहां पे आप हार रहे हैं, तो वो जो फॉर्मेट था आपका, जिसमें मोदी जी की मकबूलियत, मोदी जी की गारंटी वगैरह वगैरह तमाम चीजें थी, आखिर उस गारंटी को जनता ने क्यों खारिज किया? मेरे ख्याल से ये गौर करने की चीज बीजेपी के अपने उसके लिए होगी। सर, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, गुजरात में कोई बहुत ज्यादा बुरी स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे कुछ और राज्य हैं उत्तर भारत के जहां पर अभी भी प्रदर्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक बीजेपी का नहीं है, उत्तर प्रदेश या 1-2 राज्यों को और छोड़कर। क्या वाकई सिरे से खारिज कर सकते हैं हम बीजेपी को, और क्या किया जाना चाहिए? अगर आपके 55 सीट पहले से 2019 से कम आ रही है, 55 सीटें कम आ रही हैं, तो इसको आप इंटरप्रेट, अच्छा ये नॉर्थ इंडिया में ही कम आ रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो नॉर्थ इंडिया में सब्सटेंशियल लॉस है, और जो यूपी है, जो आपका बैरोमीटर होता है नेशनल मूड का, अगर वहां पे ये ड्रॉप हो रहा है, वो भी तब जबकि एक तरफ आपकी डबल इंजन सरकार थी, एक तरफ जबकि योगी ऐसा टावरिंग पर्सनालिटी था, ठीक है, जिसको कि आप पूरी जगह दिखाते थे देश भर में। तो ये बीजेपी के लिए, अगर वो चाहे तो शुतुरमुर्गी अप्रोच अपना सकती है, ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच अपना के कैसे, वहां से आप ताली तो अभी बजाइए, हम जीत रहे हैं। लेकिन अजय उपाध्याय जी, यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी तीसरी बार 100 के नंबर से नीचे है, डबल डिजिट में है, उसके बाद भी आप बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ये उत्साह की वजह होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए? अनुराग भाई, फाइनल टैली आएगी और फाइनल टैली में देखिएगा, कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई उत्साह का ही जनता ने आशीर्वाद उसी दिशा में दिया है। हमें उत्साहित होना चाहिए। हमारा जो इंडिया ब्लॉक था, इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह मेहनत की है, जिस तरह चुनाव के दौरान भी जो नैरेटिव देश का, जन मुद्दों का नैरेटिव होना चाहिए, उसको लेकर के हम आगे चले। नफरत और हिंसा को मिटाकर देश में प्रेम कैसे फैले, संविधान कैसे अच्छा से चले, उस पर हमने बहस शुरू की, और उसी बहस को लेकर के हम आगे बढ़े थे। मंगलसूत्र, मछली मटन और अंततः महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को भी नीचा दिखाने वाला नैरेटिव हम लोगों ने नहीं किया था। मोदी जी को कहीं ना कहीं और भाजपा को उसकी सजा ही देगी जनता, और वही दे रही है। बस एक प्रश्न जरूर है, उत्तर प्रदेश में यदि हार हो रही है और जो दिखा रहे हैं आप लोग, इस हार के लिए अब जोगी जी पर ठिकरा फोड़ेंगे लोग या मोदी जी पर फोड़ेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे गार्जियन स्वरूप है एनके सिंह साहब ने जो चर्चा की है, शुतुरमुर्गी अंदाज अपना ले तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई पूरा देश देख रहा है। और 2 बजे के बाद हालांकि प्रेशर है अधिकारियों पर कि 10,000 20,000 का जो मार्जिन है उसको खेल करो वहां, लेकिन वो खेला होने नहीं देंगे हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हर बूथ पर हैं। लेकिन अजय भाई, उत्तर प्रदेश की कई ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां पर जो लड़ाई है वो 300, 400, 1000, 1500, सिर्फ इतनी वोटों का मार्जिन चल रहा है इस वक्त भी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। कई ऐसी लोकसभा सीटें अकेले यूपी में। मैं वही कह रहा हूं कि जो मैं वही कह रहा हूं अनुराग जी कि अति आत्मविश्वास जो भाजपा का है 2 घंटे बाद का, वो यही दर्शा रहा है कि लोकल जो अधिकारी हैं
जिस पर ऑलरेडी इन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रेशर और दबाव बना करके एग्जिट पोल के माध्यम से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है, उस पर हम सबको ख्याल रखना होगा। और हमारे एक एक कार्यकर्ता हर चुनाव के मतदान केंद्र पर है, हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे यदि कोई भी हिमाकत गलती करने का प्रयास किया गया तो। और जनता के आशीर्वाद को हम सबको स्वीकारना है। बिल्कुल, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान का भी रुक के लेते हैं। राजस्थान के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, राजस्थान की 25 सीटों में से कितनी पर बीजेपी काबिज होती है और कितने पर आंकड़ा क्या है ये आपको दिखा रहे हैं। 14 सीटें और कांग्रेस को 10 सीटें यहाँ पर अभी जो रुझान है वो मिलते हो, और अदर्स के खाते में 1 सीट यहाँ पर। तो देखिए, गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन में आप देख रहे हैं कि 10 सीटें जो है वो राजस्थान के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, और अगर बात करें एनडीए की, तो 14 सीटें अनुराग जो है वो बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई गठबंधन में नजर आ रही। बिल्कुल, तो देखिए 1 सीट लेफ्ट को दी थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने, 1 आरएलपी नागौर से हनुमान बेनीवाल, और 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। कुल 25 सीटें हैं। पिछली बार 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, हनुमान बेनीवाल अलग से जीते थे। यहां पर इस बार जो तस्वीर है पूरी तरीके से बदली हुई है। एक बड़ा झटका राहुल सर, एक बड़े स्टेट में खबर है रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी की अपडेट हम जुटाते हैं सर, लेकिन ये जो नंबर राजस्थान का है, ये तो एक बड़ी राहत है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बड़ी, असाधारण। और वहाँ पर देखिए राजस्थान में दोनों पार्टियों के बीच में अंतर उतना बड़ा नहीं रहा है जी। तो और वहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ पर स्थितियाँ हमेशा लोगों ने हमेशा पलटा है, हर बार वो बदलने का एक वहाँ क्रम रहा है। एक आध बार ये परंपरा टूटी है। तो वहाँ पर कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं और कांग्रेस भाजपा के भीतर की आंतरिक समस्याएं मुझे लगता है कि लेकिन शिवम त्यागी, जिस बात की ओर इशारा राहुल सर कर रहे हैं, क्या वजह आपको नजर आती है? वसुंधरा राजे को बहुत ज्यादा सक्रिय ना करना, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है कि कम से कम इतनी सीटें तो आ रही हैं बीजेपी की राजस्थान में, या यही वो बड़ी वजह जिसके चलते कांग्रेस 8 सीटों पर 10 सीटों पर अपने अलायंस के साथ आगे है? शिवम त्यागी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2019 में अपने मैक्सिमम प्रदर्शन पर थी, ठीक है। जिस तरह की स्थितियां बनी रही, जिस तरह का माहौल बना रहा, चीज़ों को नेविगेट करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए जब संगठन कोई भी निर्णय लेता है तो वो इस एंगल से लेता है कि हम अपने प्रदर्शन को जितना था उतना ही रख पाएँ, क्योंकि जो सबसे बेस्ट है तो उसी पर हम रहेंगे। लेकिन अगर कुछ चीज़ें, कुछ सीटें जो आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है अभी बदलेगी, लेकिन अगर कुछ सीटों पर कहीं ना कहीं स्वाभाविक है अगर नुकसान होता है तो उसका बैठकर इवैल्यूएट करना जो है एक संगठन का काम होता है कि कहाँ कोई कमी रह गई, कहाँ कोई हम थोड़ा बेहतर कर सकते थे, अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगर बात करें, लेकिन अभी की तो मैं मानता हूं कि टैली बदलेगी, लेकिन हाँ, अगर 1 या 2 सीटें या जो भी अगर नुकसान करते हैं या हमारा हम लूज होता है तो मैं मानता हूं उस पर भी हाँ विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हो सकता है कैंडिडेट को लेकर कोई विषय रहा हो या पर्टिकुलरली किसी रीजन में कोई इशू रहा हो, ये कोई ऐसा इशू रहा हो जिसको शायद हम ओवरलुक कर गए हो। मैं मानता हूं ये विश्लेषण का विषय है और ये संगठन का विषय है कि जब हम बैठेंगे तो उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से गणना करें। बिल्कुल। योगेंद्र जी, आपका इस पर क्या कहना है? कैसा राज्य? जी, अभी जुड़ेंगे योगेंद्र जी के पास, लेकिन मनोज सर, जो टैली अभी है 287 की एनडीए, इसका मतलब तो ये है कि टीडीपी भी आंख दिखा सकती है, 16 सांसद टीडीपी के यहाँ पर जीत रहे हैं। हाँ। जेडीयू भी आंख दिखा सकती है, 14 सांसद जेडीयू के यहाँ पर जीत रहे हैं, और जो भी कोई आंख दिखाएगा तुरंत सरकार का भविष्य अधर में अटक जाएगा। हाँ, देखिए ऐसा है कि टीडीपी तो पहले भी अलायंस पार्टनर थी और टीडीपी को गवर्नेंस का काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स उन्हें अच्छे से आती है, उन्हें पता है कि किस समय अपनी पावर सरकार को दिखानी है। और आप देखिएगा कि जो एनडीए की हालत कोई अच्छी नहीं है, 287, अगर टीडीपी अलग हट जाए तो उनकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से बीजेपी की बात करें, 236 सीट, तो पिछली बारी के मुकाबले 68 सीटें अभी बीजेपी की कम हैं। तो बीजेपी में ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी। ये तो मतलब ठीक है, जो 2004 वाला इंडिया शाइनिंग पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि उस समय वो पूरी तरीके से हार गए थे, लेकिन इंडिया शाइनिंग का मैसेज ये था कि ऊपर बैठे हुए नेताओं को जो दिखता था कि हमारे काम करने में जो में लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है, तो ये, और जबकि ऐसा था नहीं, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बीजेपी का दूसरा इंडिया शाइनिंग हो सकता है। क्योंकि जो टॉप के जो नेता थे उन्हें लगता था कि मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 हो गया और सभी कुछ एक सेंट्रलाइज चल रहा है, हम जो रीजन की जो लीडरशिप है उसको थोड़ा वीक कर दें, तो सभी तो जो सरकार तो जो लोग हैं उससे खुश हैं। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट देखकर लगता नहीं है कि ऐसा होगा।
जी चलिए, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। सालों से, दशकों से चुनाव को सरल शब्दों में समझाते आ रहे हैं। योगेंद्र सर, आपने कहा था कि नहीं, मैं थोड़ी सी दूरी बनाकर रखूंगा मीडिया से। इस वक्त की जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, यहाँ लगभग 50 सीटों का फासला सिर्फ रह गया है एनडीए और इंडिया गठबंधन में। आप लगातार इसी तरीके की टैली पहले से बता रहे हैं सर, क्या उसके पीछे का आधार आपको नजर आ रहा था? अनुराग, एक चीज और बता दें, देश के अकेले ये व्यक्ति है जिन्होंने की ये जो टैली आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बारे में लगातार अपने घूमने के बाद एग्जैक्टली यही टैली दी थी जो इस समय आपको दिखाई दे। अकेले व्यक्ति। बिल्कुल। ये एनके सर की तरफ से एड ऑन है सर, लेकिन आप क्यों कह रहे थे बार बार कि इंडिया गठबंधन यहां तक पहुंच जाएगा? योगेंद्र सर। मैं एनके सर को देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन उनकी मीठी आवाज़ कान में आ रही है। एनके सर सलाम। जो बड़ी बात है वो ये नहीं कि मेरी जो अनुमान था सही साबित हुआ। आप सही कह रहे हैं। मैं तो पिछले कई हफ्ते से बार बार ये कह रहा हूँ, कह के थक आ गया था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये 400 की बातें टोटल हवाई हैं। बीजेपी 2019 के 303 के आंकड़े को नहीं छू पाएगी, नामुमकिन है उनके लिए। 272 से बीजेपी नीचे जाएगी। मेरा अनुमान था कि 250 के करीब, मैंने 240 से 260 का आंकड़ा दिया था उसके लिए। आपने देखा, कई और साथियों ने देखा, और इतनी सब गालियों की बौछार के बाद एनके सर की मीठी बात जाहिर है दिल को सुकून देती है। लेकिन वो छोटी बातें हैं सर, ये छोटी बातें हैं। हम सब में एक छोटा सा अहम होता है, वो अहम कई बार थोड़ा तुष्ट हो जाता है। हम सब छोटे इंसान हैं, ये तो बात है। मगर सबसे बड़ी बात है जो भाई, वो ये है कि ये तंत्र पे लोक की विजय है। बहुत अद्भुत चीज़ आज हम देख रहे हैं। ये चुनाव ये नहीं था कि कौन अपनी फोरकास्टिंग ठीक कर लेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था। ये चुनाव था कि क्या इस देश का लोकतंत्र बचेगा, क्या इस देश का संविधान बचेगा, क्या इस देश को झूठ और नफरत के ऊपर मोहर लगा देगा। और जो बड़ी बात हुई है वो ये है कि अंततः हम कह सकते हैं कि ये जो पब्लिक है सब जानती है। कैसा मैच था आप सोचिए। सारा कुछ एक तरफ था इस मैच में। सारी सत्ता बीजेपी के पास, इस देश का मुख्य धारा का सारा मीडिया, माफ़ कीजिएगा एक पत्रकार को मैं दोष नहीं देता, लेकिन जिसके मालिक की गर्दन पकड़ी हो बेचारा पत्रकार क्या करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश के सारे टेलीविज़न चैनल इनके दलाल की तरह काम कर रहे थे। मैं बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन करना चाहिए। ये सत्ताधारी पक्ष के दलाल और प्रवक्ता की भाषा सारे टीवी चैनल बोल रहे थे। सारा मीडिया बिछा हुआ था। पुलिस, प्रशासन, ईडी, आईटी सब विपक्ष के खिलाफ खड़े थे। बीजेपी दूसरी पार्टियों से 100 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी। और उसके बाद जब ये परिणाम आता है तो इसको केवल आंकड़े में मत देखिए जी, केवल ये मत देखिए कि 295 हैं आज एनडीए के पास और 230 हैं इस वक्त इंडिया के पास। ये 295 29 सीट के बराबर नहीं है आज। ये बिल्कुल वैसे है जैसे भारत की टीम जाके अब T20 खेलेगी ना, अमेरिका की नौसखिया टीम से अगर भारत की टीम खेले और 19वें ओवर में जाके मैच को जीत जाए तो उसको आप जीत बोलेंगे या हार? ठीक बात। ये मैंने तब भी कहा था, अगर बीजेपी 300 से नीचे जाती है तो ये नैतिक हार है, 272 से नीचे जाती है तो राजनीतिक हार है, और 250 से नीचे जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हार है, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। सर लेकिन कुछ सवाल भी हैं मेरे, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। राहुल देव सर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राहुल सर। योगेंद्र, बहुत बधाई। मैं आपको कई दिनों से लगातार सुन रहा हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं आपकी अपनी निजी जीत के लिए। आप जीते और इस देश के सारे बड़े बड़े पोलस्टर्स, सारे सर्वेक्षण करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले, वो हारे हैं आज। ये एक इस सर्वेक्षण कला और आकलन की कला और विज्ञान पर भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है। तो आपको इस जीत की बधाई देता हूँ।
लेकिन अब इसके आगे मैं जानना चाहूँगा कि अब जो हमारा लोकतंत्र होगा, जो संसद में स्थिति बनेगी, वो भारत के लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाने वाली है। क्या हम अब देश की राजनीति को एक संतुलन की स्थिति में आते हुए देखते हैं? क्या अब एक निरंकुश शासन की संभावना खत्म हो गई है और अब लोक का तंत्र ही वो सबसे हावी रहेगा? इसका मूल संदेश क्या है? योगेंद्र सर। शुक्रिया भाई साहब, जो आपने सवाल पूछा वही बड़ा सवाल है। बाकी मेरी जीत और ये सब तो छोटी चीज़ें हैं भाई साहब, क्षणिक बातें हैं। कल परसों तक हम सब भूल जाएंगे और भूल ही जाना चाहिए इन सब चीज़ों को। और मैंने तो बार बार कहा था कि देखिए, मेरे को इस पोलिंग वाले चक्कर में आने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब पूरा तंत्र सर्वे का इस्तेमाल करके इस देश को झूठ पेले जा रहा था, 400 पार बताया जा रहा था, तो फिर नक्कार खाने में तूती बजाने की जिम्मेवारी तो हम जैसे लोगों की आई जाती है। तो मैं तो सिर्फ नक्कार खाने में तूती बजाने का काम कर रहा था। जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत बड़ा है और वही मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे है। इस वक्त जो आंकड़े हम देख रहे हैं, अभी भी हम नहीं कह सकते सरकार किसकी बनेगी। आज भी टेक्निकली एनडीए मेजॉरिटी में चल रहा है, जो आंकड़े इस वक्त आंख के सामने हैं। हालांकि टीडीपी किसके साथ है ये भगवान ही जानता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी का 36 का आंकड़ा है और चंद्रबाबू नायडू को जिस पहले दिन निजात मिलेगी वो इनसे छुट्टी लेके दूसरी तरफ आना चाहेंगे। तो मगर मैं मान के चलता हूं कि चलिए मान लीजिए एनडीए की सरकार बनती है, जैसा कि इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन 2-4 चीज़ें अब आप पक्का कह सकते हैं। नंबर 1, संविधान से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं होगी इनकी किसी। आखिरी दिनों में मोदी जी कहते घूम रहे थे ना, नहीं संविधान नहीं करेंगे, नहीं ये कर रहे, जैसे उनकी आदत है, दूसरों पे डाल रहे थे। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है, बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं लगा सकते ये लोग। ये बड़ी बात है। ठीक है। दूसरी बात, इस देश में गला खुल जाएगा। आज हम टीवी चैनल पे हैं, आप जब लोगों को बोलने का मौका मिलता है, मेरे जैसे व्यक्ति पे बैन है इस देश की, सारी हिंदी चैनल्स पे बैन लगाया हुआ है मुझ पे इन लोगों ने, है ना। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ नहीं तो कम से कम पत्रकारों का गला थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाएगा, मीडिया थोड़ा सा खुल जाएगा। जिस दम घोंटू माहौल में इस देश के पत्रकारों ने, ईमानदार पत्रकारों ने काम किया है पिछले 5-7 साल से, उनकी आवाज़ खुलनी शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस देश की न्यायपालिका को भी अचानक कानून की वो इबारत याद आने लग जाएंगी जो उनको पिछले 5 साल से दिखनी बंद हो गई थी। ठीक है। मतलब पूरी व्यवस्था खुल जाएगी, लोकतंत्र में संघर्ष का, प्रतिरोध का स्पेस बन जाएगा और आंदोलनकारी जब सड़क पे हाथ उठाएंगे तो इस बार उनकी मुट्ठी बहुत कसी हुई होगी।